गुड मॉर्निंग दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि इसका अलग अलग विषय का अलग अलग संग्रह दिया हुआ है। तो उस सारे विषयों को हम लोग जो है यानी देखेंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, आप इस बुक को अच्छी तरह से पहले देख लें। ये जो है आपको वन लाइनर है सार संग्रह, जो कि 6 से लेकर 12 तक इसमें सारी चीज़ें दिया हुआ है। महेश कुमार वणवाला का है। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ से वो देखेंगे आपको आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग आज देखेंगे। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और कोशिश रहेगा कि पूरी बुक को जो है हम लोग कंप्लीट करें, क्योंकि परीक्षा बहुत ही कम समय है। और जो लोग भी वन लाइनर पढ़ते हैं तो उनको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इतना दिन से तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं दोस्तों। तो अब जो समय आ गया है कि आप वन लाइनर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्यापार हेतु समुद्र मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा। भारत आगमन 17 मई 1498 ईस्वी। 17 मई 1498 ईस्वी वास्को डी गामा भारत आते हैं। नेक्स्ट है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो ये जोमोरिन किया था। जोमोरिन वहाँ का स्थानीय शासक है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन या कोची में स्थापित की थी। ठीक है, कोचीन या कोची में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में ये प्रथम वायसराय बनता है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 गोवा में की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन हैं? तो पुर्तगाली हैं। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नील जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत या नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको जो है डायग्राम में दिया हुआ है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। खोजकर्ता देखते हैं। वास्को डी गामा भारत की खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक, ध्यान रखेंगे, कैप्टन जेम्स कुक ये ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तस्मान जो है तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। और आपको बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप ये दक्षिण अफ्रीका का खोज किया था। बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का खोज किया था। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपको नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीना डी कुन्हा ने बनाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी।
पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। ध्यान रखेंगे, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति कौन प्रारंभ किया था? तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के निवासी थे। ध्यान रखेंगे, डच जो है हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में इसको नीदरलैंड्स बोला जाता है, नीदरलैंड्स बोला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ यहाँ पे प्रथम भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाल के थे। स्थापना हुआ था 1498 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोची में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आए थे आपको अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। तो ये ध्यान रखेंगे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम है? तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये जो है ब्रिटेन की कंपनी थी और 1600 में स्थापना हुआ था और प्रथम फैक्ट्री जो था वो सूरत में था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये हॉलैंड देश का है। ये 1602 में आया था, 1602 में। और ये जो है मुसलीपट्टनम में प्रथम अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये डेनमार्क से आया था और 1616 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। और ये त्रिंकोबार या त्रावणकोर में जो है अब भारत का जो है प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था, त्रिंकोबार या त्रिवणकोर में। नेक्स्ट है फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडिस ओरिएंटलेस, ये फ्रांस की कंपनी है। ये जो है 1664 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और प्रथम फैक्ट्री इसका भारत में ये सूरत में हुआ था, सूरत में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद जो है स्वीडिश आए। तो पुर्तगाली आए, डच आए, उसके बाद जो है ब्रिटिश या अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद स्वीडिश आए। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दिया हुआ है कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत यानी 1961 में अंत में भी यही गए थे, ठीक है। 1961 में यही गए थे, अंत में सबसे अंत में 1961 में यही गए थे, पुर्तगाली ही गए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपको, अब किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों द्वारा दी गई। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो ये डचों ने आरंभ की थी, ये जो है डचों ने आरंभ की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो ये डच एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध डच एवं अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था 1759 में। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का समय भारत का सम्राट कौन था? तो ये अकबर भारत का सम्राट था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो ध्यान रखेंगे, अकबर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय अकबर जो है भारत का सम्राट था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक
कौन था? तो एक कैप्टन हॉकिंस था। ये वर्ष 1608 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो एक कैप्टन हॉकिंस था, 1608 में आया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थाई कारखाना मूसलीपट्टनम में, ध्यान रखेंगे, मूसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थाई कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को, ध्यान रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फारुखसियर द्वारा। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो ये फारुखसियर द्वारा जारी किया गया 1717 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, तो 1661 में जो है चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन के साथ। ठीक है, और फिर चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में जो है पुर्तगाली बम्बई द्वीप प्रदान कर देते हैं। और 1668 में, ध्यान रखेंगे, 1661 में तो इसकी शादी होती है और 1668 में चार्ल्स द्वितीय जो है 10 पाउंड लेकर के बम्बई ईस्ट को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा हमको जूम करना पड़ेगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं प्रमुख शहरों के संस्थापक। कलकत्ता का संस्थापक कौन है? तो जॉब चारनोक जो है कलकत्ता का संस्थापक है। मद्रास का संस्थापक तो फ्रांसीसी डे, मद्रास का संस्थापक कौन है? तो फ्रांसीसी डे है। और नई दिल्ली का संस्थापक कौन है? तो एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर नई दिल्ली के संस्थापक है। ध्यान रखेंगे, एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। बम्बई के संस्थापक कौन है? तो गेराल्ड ओंगियार जो है बम्बई का संस्थापक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपवासियों के, एक मिनट, नेक्स्ट है, यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था? तो बिहार था। ध्यान रखेंगे, सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन था? तो बिहार था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के द्वारा की गई। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट के द्वारा जो है फ्रांसीसी कंपनी का 1664 में स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में सूरत में की गई थी। आपको 1668 ईस्वी में। ठीक है, 1668 ईस्वी में सूरत में की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ कौन किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर
डुप्ले ने किया था, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो फ्रांसीसी द्वारा पोर्ट लुई जो है नामक किला ये बनाया गया था पांडिचेरी में। ठीक है, फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था फ्रांसीसी द्वारा? तो पुडुचेरी में। पुडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। पुडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगाली को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस वेस्ट ने। पुर्तगाली को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस वेस्ट ने। वांडवीसी का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था आपको फ्रांस को पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला सैपेल की संधि 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्स-ला सैपेल की संधि 1748, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं दोस्तों, फिर बाद में स्पीड धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध एक बार देख लें, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 में स्टार्ट हुआ और 48 तक चला। ठीक है, और मुख्य कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो है के कारण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। संधि एक्स-ला सैपेल की संधि हुआ था 1748 में। ठीक है, 1746 में चला और 48 में संधि हुई। अब परिणाम क्या हुआ? तो अनिर्णितता परिणाम हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय है 1749 से 54 ईस्वी में कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध पुडुचेरी की संधि से 1755 में हुआ। ठीक है, दूसरा जो है 1749 में स्टार्ट होता है और 54 में पुडुचेरी की संधि से 1755 में संधि हो जाती है। उसके बाद परिणाम क्या निकलता है? तो ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ जाता है। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ जाता है। तृतीय युद्ध हुआ था आपको 1756 से 63 ईस्वी के बीच में। ये जो है सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिका का कारण था। इसमें जो है सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिका कारण था। ये जो है पेरिस की संधि से 1763 ईस्वी में जो है समाप्त हुआ था। इसका परिणाम हुआ फ्रांस की पराजय हुई। फ्रांस की क्या हुई? तो पराजय हुई। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया रखा गया था। ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया रखा गया था। कर्नाटक युद्ध एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में स्टार्ट होता है और 48 में जो है एक्स-ला सैपेल की संधि से 1748 में संधि हो जाती है। उसके बाद द्वितीय संधि जो है 1749 से 54 में होता है। कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध के रूप में प्रमुख कारण था इसका। पुडुचेरी की संधि 1755 ईस्वी में समाप्त होती है। तृतीय युद्ध 1756 से 63 में होती है। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था और पेरिस की संधि 1763 में समाप्त होती है और फ्रांस की इसमें पराजय हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। 1717 से 1727 तक मुर्शीद कुली खां था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो मुर्शीद कुली खां था। ध्यान रखेंगे, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां ने स्थानांतरित किया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खां ने किया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ? तो सिराजदौला के काल में हुआ। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ? तो सिराजदौला के बीच में हुआ। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि, ध्यान रखेंगे, अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ? तो क्लाइव और सिराजदौला के बीच हुआ। ध्यान रखेंगे 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ? तो क्लाइव एवं सिराजदौला के बीच हुआ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध, तो प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो प्लासी की युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में इसका सिराजदौला का रख लीजिएगा। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना होता है और 9 फरवरी 1757 को जो है अलीनगर की संधि होती है, फरवरी में संधि होती है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इसमें बंगाल का नवाब सिराजदौला जो है पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी की युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर। प्लासी की युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर किया था। प्लासी की युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। ध्यान रखेंगे, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी की युद्ध से मानी जाती है। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी की युद्ध, 23 जून 1757। नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। घटनाएं दिया हुआ ब्लैक होल की घटना, तो 20 जून 1756, ध्यान रखेंगे ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होता है। और प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 को होता है। प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 को होता है। और बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है आपको 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त, यानी 12 अगस्त के बाद जो है 4 दिन और जोड़ लीजिएगा, तो 12/4 16 अगस्त को इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त को, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त को, ध्यान रखेंगे 1765। अब बनारस की संधि कब होती है? तो बनारस की संधि होती है 1773 में। 1773 में जो है ये बनारस की संधि होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्ष 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर कासिम को बनाया था। वर्ष 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर कासिम को बनाया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को की सम्मिलित सेना को पराजित किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में, ठीक है, अंग्रेजों ने मीर कासिम, ठीक है, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे। सिराजदौला दूसरा है, सुजाउद्दौला जो है ये अवध का नवाब था। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, दिल्ली के मुगल सम्राट कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित कौन किया था? तो अंग्रेज किए थे बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं।
बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ध्यान रखेंगे, बक्सर के युद्ध समय मीर जाफर था। ठीक है। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न होता है। तो एक बार इसको फिर से देख लें। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट और शाह आलम द्वितीय के बीच होता है और बंगाल के नवाब निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा ठीक है, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य होता है। तो ध्यान रखेंगे, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य होता है तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न होता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखेंगे। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई इलाहाबाद की संधि से। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक दिया हुआ है। राज्य स्थापना काल और संस्थापक। बंगाल का स्थापना 1717 से 1727, ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने किया था। स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था बंगाल का मुर्शिद कुली खां ने 1717 से 1727। हैदराबाद 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क 1724 में जो है, इसका नाम एक और है चिनकिलिज खां। ध्यान रखेंगे, चिनकिलिज खां, ठीक है, 1724 में किया था। भरतपुर का 18वीं शताब्दी में चुंडामन और बदन सिंह। भरतपुर का 18वीं शताब्दी में चुंडामन और बदन सिंह। कर्नाटक का तो 8वीं शताब्दी में सआदत उल्ला खां जो है कर्नाटक का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, स्थापना नहीं, इसको स्वतंत्र संस्थापक था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं अवध का। तो 1722 से 24 में शहादत खां। ध्यान रखेंगे, शहादत खां या बुरहान उल मुल्क इसको कहा जाता है। जो 1722 से 24 में अवध का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां या बुरहान उल मुल्क। और कर्नाटक का ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये सआदत उल्ला खां है, ये सआदत खां है, ठीक है, या बुरहान उल मुल्क इसको कहा जाता है। जयपुर का संस्थापक 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह। रूहाले पठान के संस्थापक 18वीं शताब्दी में तो मोहम्मद खां बंश ने किया था। अब मैसूर का संस्थापक 18वीं शताब्दी में तो हैदर अली ने किया था। हैदर अली मैसूर का जो है स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। ध्यान रखेंगे, हैदर अली। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ा साइड में दिया हुआ है, 1 मिनट इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है लॉर्ड एलनबरो का। 1842 से 44 का गवर्नर रहा लॉर्ड एलनबरो। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को 1799 में सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह को
सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म पूछे तब आएगा गुरु नानक, ध्यान रखेंगे। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराणा रणजीत सिंह को 1799। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं थे? तो ये शुक्रचकिया से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये शुक्रचकिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का राजधानी कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित था? तो लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था, ध्यान रखेंगे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्हें कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँखों की रोशनी ले ली। ध्यान रखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम गवर्नर जनरल था। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम गवर्नर जनरल था 1845 में। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में जो है समाप्त हुआ था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि 1846 में समाप्त हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे युद्ध दिया हुआ है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण संधियाँ। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि। बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। 1779 में बड़गांव की संधि। सलाबाई की संधि 1782 में हुई थी। सलाबाई की संधि। और देवगांव की संधि 1803 में देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। देवगांव की संधि या सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, ध्यान रखेंगे। पूना की संधि हुई थी 1817 में। पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि कब हुई थी? तो 1846 में लाहौर की संधि हुई थी। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। तो इसमें इम्पोर्टेंट है पुरंदर की संधि 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 में। सलाबाई की संधि 1782 में। और उसके बाद जो है लाहौर की संधि 1846 में। लाहौर की संधि 1846 में। और अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को जलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, जलियांवाला नहीं है, चिलियांवाला, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 13 जनवरी 1849 को हुई चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य का विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था।
ठीक है। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य का विलय कब हुआ था? तो 1849 को हुआ था और उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर का स्थापना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपको हैदर अली के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर का जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंगल मैसूर संघर्ष। तो इसको हमको देखना पड़ेगा एक ही पेज में, तो देख लेते हैं। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69, हैदर अली और लॉर्ड वेरेलस्ट ये बंगाल का गवर्नर था। और उसके बाद जो है मद्रास की संधि 1769 के द्वारा ये समाप्त होता है। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 में। और हैदर अली और दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। दक्षिण भारत का प्रथम शासक हैदर अली था जो अंग्रेजों से प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में, जिसमें हैदर अली और बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग और मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है। 1784 में मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध होता है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में, यानी 1780 से 84 होता है, जिसमें 1784 में मैंगलोर की संधि होती है और मैंगलोर की संधि में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और जो है टीपू सुल्तान के नेतृत्व में फिर युद्ध होता है, ध्यान रखेंगे। तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1784 में। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1790 से 92 ईस्वी में होता है। इसमें टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि से जो है 1792 में संधि होती है, जिसमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में। अच्छा, चतुर्थीय अंगल मैसूर युद्ध 1799 में होती है टीपू सुल्तान के साथ और लॉर्ड वेलिजली के साथ। बंगाल का गवर्नर होता है लॉर्ड वेलिजली और मैसूर सहायक संधि से जो है इसका विलय हो जाता है सहायक संधि से, और इसी में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और मैसूर में वांडीवार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने, एक मिनट इसको देख लें थोड़ा सा। टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वांडीवार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वांडीवार वंश के शासक से सहायक संधि की थी, वांडीवार वंश के शासक से सहायक संधि कर ली थी। उसके बाद पड़ता है सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने नेपोलियन से की थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने नेपोलियन से किसकी तुलना की थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की तुलना की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो दिया हुआ है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया था? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। ठीक है, वर्ष 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत
वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, ध्यान रखेंगे। तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव 1863 में प्राप्त हुआ। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग वर्ष और गवर्नर जनरल दिया हुआ है। एचिंसन आयोग वर्ष 1886 में, लॉर्ड डफनी उस समय गवर्नर जनरल था। एचिंसन आयोग 1886 में, लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल था। इस्लिंगटन आयोग 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग टू जो है गवर्नर जनरल था। इस्लिंगटन आयोग 1912 में लॉर्ड हार्डिंग टू जो है गवर्नर जनरल था। और ली आयोग 1923 में होता है और लॉर्ड रीडिंग जो है गवर्नर जनरल था। ली आयोग 1923 में आता है और लॉर्ड रीडिंग जो है गवर्नर जनरल था। लॉर्ड रीडिंग 1923 में था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रबंधन किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के द्वारा सुझाव पर किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये लॉर्ड वेलिजेली के द्वारा की गई थी। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलिजेली की द्वारा की गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था 1798 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था 1798 में। नेक्स्ट है, व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स या राज्य हड़प नीति या व्यापकता का सिद्धांत लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसा राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। ये जो है राज्य हड़प नीति थी। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउट्रम रिपोर्ट के द्वारा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउट्रम रिपोर्ट के द्वारा जो है अवध का अधिग्रहण डलहौजी ने कर लिया था। आउट्रम रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्यापकता सिद्धांत, एक मिनट छूट रहा है नहीं। नेक्स्ट है, व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य हैं सतारा जो है 1848 में, सबसे पहले सतारा राज्य 1848 में, उसके बाद जो है जैतपुरा 1849 में, संभलपुरा 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में। तो सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में,
तो सतारा 1848 याद रखेंगे, जैतपुर संभलपुर 1849 और बघाट जो है 1850 में, और उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, झांसी के बाद जो है नागपुर 1854 में और अवध जो है 1856 में अवध को हड़प लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग का जो है भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई थी। ध्यान रखेंगे, भारतीय दंड संहिता 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कार्यकाल में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट है, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? राज उपाधि अधिनियम 1876, ध्यान रखेंगे, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी महारानी विक्टोरिया को। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग का। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी में भारत में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था, स्ट्रेची आयोग 1880 में। ध्यान रखेंगे, भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार देश वर्ष गवर्नर जनरल वायसराय। नेपाल 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल थे, ठीक है, नेपाल 1816 में, और लॉर्ड हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे 1816 में। सिंध को कब किया गया? तो 1843 में जो है ब्रिटिश काल का अधिकार हो गया 1843 में सिंध पर, और लॉर्ड एलनबरो जो है उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भूटान 1865 में लॉर्ड लॉरेंस जो है उस समय गवर्नर जनरल थे 1865 में। बर्मा 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन जो है 1885 में बर्मा को अधिग्रहण कर लिया लॉर्ड डफरिन के समय में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एक बड़ा सा कोटेशन है, उसको एक लाइन में ही देख लेते हैं, ठीक है। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय कब हुआ? तो 1849 में विलय हुआ पंजाब का। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक, ध्यान रखेंगे 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ यहाँ पे ब्रिटिश शासन भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, आइए इसको देखते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था धन निष्कासन का सिद्धांत। वर्ष 1842 में लिबरल पार्टी का टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ध्यान रखेंगे 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है?
तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। नेक्स्ट है, यह विचार किसने दिया है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। यह विचार किसने दिया है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया है। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पामदत्त हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पामदत्त हैं। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जे.एन. टाटा के द्वारा की गई थी। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जे.एन. टाटा के द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पॉन्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना, ध्यान रखेंगे, स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आपको की गई थी कावासानी डाबर के द्वारा की गई थी। कावासाजी डाबर के द्वारा की गई थी स्थापना, 1854 में की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1855 में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपको सेरमपुर में किया गया था, पश्चिम बंगाल में, सेरमपुर पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सेरमपुर पश्चिम बंगाल में किया गया था। 1855 में प्रथम जूट मिल का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1833 में भारत का प्रथम चाय बागान स्थापित हुआ था, वर्ष 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पणिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू का राज कहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पणिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा था। तो दोस्तों थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि 2 बार में जो है आपके दिमाग में जाएगा और अच्छा से रिकॉल होगा, इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आइए आराम से इसको देखते चलते हैं, क्योंकि ये जो है आधुनिक भारत हम लोग का 1 लाइनर ये लास्ट रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग स्टार्ट भी करते हैं आधुनिक भारत तो आप ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। आइए पहले इस बुक को जल्दी से हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, कम से कम इस बुक को हम लोग 3 दिन में कोशिश करेंगे कि इस बुक को जो है 3 दिन में समाप्त करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख कृषि पद्धति, प्रथा और विशेषता। 3 कठिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि का 3/20 भाग, ध्यान रखेंगे 3/20 भाग, 3 कठिया इसी को बोला जाता है, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ध्यान रखेंगे ददनी प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा आगे पेशगी के रूप में धन देते थे, पहले ही धन देते थे, इसको ददनी प्रथा कहा जाता है। अभी भी कहीं कहीं आप ददनी प्रथा के बारे में सुन सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन
भू राजस्व व्यवस्था। तो क्या कौन सा व्यवस्था था? तो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था इसी को बोला जाता है, स्थायी बंदोबस्ती को ही जमींदारी व्यवस्था। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्ती या जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। टॉमस मुनरो 1820 रैयतवाड़ी, टॉमस मुनरो 1820 रैयतवाड़ी। महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी 1822, होल्ट मैकेंजी 1822 महालवाड़ी। एक बार और देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, एक न एक परीक्षा में पूछता है बीपीएससी, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्ती और जमींदारी बंदोबस्ती तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, टॉमस मुनरो 1820 में रैयतवाड़ी और 1822 में होल्ट मैकेंजी महालवाड़ी, होल्ट मैकेंजी महालवाड़ी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्थायी बंदोबस्ती कहाँ कहाँ पे फैला था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ध्यान रखेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक तक ये फैला था। उसके बाद जो है रैयतवाड़ी बम्बई, मद्रास, असम, बम्बई, मद्रास, असम, ध्यान रखेंगे, रैयतवाड़ी बम्बई, मद्रास, असम। और महालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। ठीक है, इसको आप और देखें आगे। तो जमींदारी व्यवस्था समस्त ब्रिटिश भारत का 19%, समस्त ब्रिटिश भारत का 19%। उसके बाद जो है आपको रैयतवाड़ी आएगा तो समस्त ब्रिटिश भारत का 51%। और उसके बाद महालवाड़ी तो समस्त ब्रिटिश का 30%। ठीक है, भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, भूमि अधिग्रहण कौन कर सकता था? तो जमींदार लोग कर सकते थे। और उसके बाद जो है रैयतवाड़ी में जो है भूमि का मालिक जो है किसान होता था, भूमि का मालिक किसान होता था। और महालवाड़ी में भूमि पर गांव का अधिकार होता था, भूमि पर जो है महालवाड़ी में भूमि का गांव पर अधिकार होता था। नेक्स्ट देखते हैं, जमींदारी प्रथा में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी। ठीक है, जमींदारों की थी, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसानों की थी। इसमें जो है रैयतवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसको थी? तो किसानों की थी। और महालवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों की थी। महालवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखियाओं की थी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जमींदार की कर की दर 33% से 55% थी रैयतवाड़ी में। और उसके बाद जो है मालवाड़ी में कर की दर 60% थी, कर की दर जो है मालवाड़ी में 60% थी। अब प्रभाव देख लेते हैं, ये प्रभाव आया है। प्रभाव में आपका जो है पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की दरिद्रता हुआ, कृषि का ठहराव तथा अवनति हुआ, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो कि सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई? तो वो थी आपको रैयतवाड़ी। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई? तो रैयतवाड़ी लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रेलवे का जनक। तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। तो बम्बई से थाने प्रथम रेल चलाई गई थी 1853 में। 1853 में रेलवे का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। तीन चीज़ याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद जो है बम्बई से थाने तक चलता है और महाराष्ट्र में सन 1853 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
इसको एक बार में ही देख लेते हैं। लिखा हुआ है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजरादारी प्रथा, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजरादारी प्रथा, ध्यान रखेंगे, फॉर्मिंग सिस्टम का प्रारंभ किया था। इजरादारी प्रथा या फॉर्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। ठीक है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजरादारी प्रथा फॉर्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं सन 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से 10 मई 1857। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में विद्रोह किया था। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी थे। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी थे, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 का विद्रोह को जन्म दिया था। अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉर्म स्टार्न थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉर्म स्टार्न थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी घटी थी? तो पहली घटना घटी थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों के दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ध्यान रखेंगे, लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो अवध के थे, ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो ये अवध के थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ, बाद में देखते हैं इसको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी को इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनिश्चित रणनीति के अभाव में 1857 के विद्रोह असफल रहा। 1857 के विद्रोह क्यों असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी थी तथा सुनियोजित रणनीति का अभाव था, ठीक है, पहले से नियोजित नहीं था। 1857 के विद्रोह का सफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने उन्हें पराजित किया था, ध्यान रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था?
तो असम में जो है दीवान मनीराम दत्त था, दीवान मनीराम दत्त था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो ये दीवान मनीराम दत्त असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था, दीवान मनीराम दत्त, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को जो है फैजाबाद पकड़ने के लिए जो है फैजाबाद से पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम मौलवी अहमदुल्ला पर रखा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो तत्या टोपे, यानी तत्या टोपे का नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये किया था बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, ठीक है, बहादुर शाह जफर, इसको जो है रंगीला बादशाह भी बोला जाता था, ने किसे अपनी सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को नियुक्त किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पूरा डायग्राम देख लेते हैं एक ही बार में दोस्तों। ठीक है, दिखाई देगा आप लोग को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता और विद्रोही तिथि और दमनकर्ता। तो दिल्ली केंद्र पे कौन था? तो विद्रोही नेता थे बहादुर शाह टू, और बख्त खां जो है इनका सेना का नेतृत्व किया था दिल्ली का। ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह द्वितीय, या इसको जफर भी बोला जाता है या द्वितीय भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और बख्त खां जो है इनका सेना नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ था? तो 11 मई 1857। दमनकर्ता कौन था? तो निकलसन और हडसन दमनकर्ता थे। नेक्स्ट है लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, उनके बेटे बिरजिस कादिर थे। ये जो है 4 जून 1857 को स्टार्ट होता है। ठीक है, विद्रोह की तिथि 4 जून 1857, और ये दमन करता था कॉर्लिन कैंपवेल जो है दमन करता था। झांसी ग्वालियर का रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। 4 जून 1857 को स्टार्ट होता है। और जनरल हीरोज था, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। तो नाना साहब थे और तात्या टोपे जो है सैन्य नेतृत्व कर रहे थे कानपुर में। और 5 जून 1857 को विद्रोह तिथि है। और उसके बाद जो है वहाँ का जो दमन करता था वो था आपको कॉर्लिन कैंपवेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद में कौन था? तो लियाकत अली थे, विद्रोही नेता। और 6 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। और कर्नल नील जो है दमन करता था। फैजाबाद के कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला थे, और जून 1857 को स्टार्ट होता है। और कर्नल नील जो है दमन करता था। तो फैजाबाद का ही ध्यान रखेंगे, मौलवी अहमदुल्ला थे, जून 1857, और कॉर्न नील जो है दमन करता था। जगदीशपुर का कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। और 12 जून 1857 को स्टार्ट होता है, 12 जून 1857 को। और विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर जो है दमन करता थे। ठीक है, विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जगदीशपुर का था। बरेली का तो खान बहादुर खां थे, बरेली का खान बहादुर खां विद्रोही नेता थे। और जून 1857 में और बिसेंट आयर जो है दमन करता था। फतेहपुर का अजमुल्ला था 1857 ईस्वी में। और जनरल रेनार्ड दमन करता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर या टू
थे, ध्यान रखेंगे। मुगल सागर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इनको बोला जाता है। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था बहादुर शाह जफर को, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके मध्य में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। कब चला गया? तो वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858, ध्यान रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी, ध्यान रखेंगे, 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 को के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था पील आयोग का, ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो प्रथम वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1858 के अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब जो है अंग्रेजों का आलोचक था। ये क्या था? तो ये एक शायर था, ध्यान रखेंगे, ये एक शायर था, ठीक है, जो बहादुर शाह जफर के दरबार में उस समय दिल्ली रहता था। बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली रहता था। 1857 के विद्रोह के समय ये शायर अंग्रेजों का आलोचक था मिर्जा गालिब। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखी थी। तो भारत में शिक्षित, ध्यान रखेंगे, शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखी थी, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह, एक मिनट, विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी 1857 में, ग्वालियर के सिंधिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, ठीक है। द ग्रेट रिबेलियन ये अशोक मेहता लिखे हैं। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये विनायक दामोदर सावरकर जी का है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर का है। 1857 एस एन सेन, 1857 एस एन सेन ने लिखा है। उसके बाद आपका, एक मिनट, उसके बाद है आपका सिपाही म्यूटिनी एंड द
रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजुमदार, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजुमदार, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स ने लिखा है। रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी ने लिखा है। रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी ने लिखा है। काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एम डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एम डब्ल्यू टेलर ने दिया था। नेक्स्ट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आरसी मजुमदार का था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आरसी मजुमदार का है। ध्यान रखेंगे, आरसी मजुमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, ध्यान रखेंगे, सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन थे सरकारी इतिहासकार भारतीय स्वाधीनता का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, तो इतिहासकार हैं डॉक्टर एस.एन. सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ठीक है, इनका मत था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता, 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्र था। 1857 ईस्वी का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्र था। ध्यान रखेंगे, अशोक मेहता इन्होंने कहा है। बी.डी. सावरकर ने कहा है 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर ने कहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डी.आर.सी. मजुमदार ने कहा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो डी.आर.सी. मजुमदार ने कहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर जॉन लॉरेंस ने कहा है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिजरायली ने कहा है 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिजरायली ने कहा है 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन ने कहा है 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। तो ये पी रॉबर्टसन ने कहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। टी.आर. होम्स ने कहा है कि यह सभ्यता तथा बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स ने कहा है कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेरल और जेम्स आउट्रम ने कहा है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज ने कहा है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रीज ने कहा है यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बड़ा सा लाइन देखते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है आपको, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में वह अकेली पुरुष थी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। प्रमुख किसान एवं
जनजातीय विद्रोह दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वाहबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वाहबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। 1897 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सी विद्रोह हुई? तो नील विद्रोह 1859 से 60 तक। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह हुआ। ध्यान रखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद जो है बंगाल में नील विद्रोह हुआ, 1859 से 60 तक चला। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। संथाल विद्रोही 1855 से 56 ईस्वी के नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और ये 1855 से 56 ईस्वी के बीच में तक चला था और इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ध्यान रखेंगे वंदे मातरम एक गीत है, गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 ईस्वी में के मध्य हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 और 21 के मध्य में हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई थे। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही के नेता कौन थे? तो सुरेंद्र साई थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था के स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। रामोसी कृषक जत्था महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापना किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन 1840 से 72 किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो बिरसा मुंडा से संबंधित था। उलगुलान विद्रोह या अभी आप संथाल विद्रोह या उलगुलान विद्रोह अभी आपने देखा, ये जो है बिरसा मुंडा से संबंधित था। एक मिनट, ये तो जो था आपको हुल विद्रोह था, संथाल विद्रोह हुल विद्रोह था, सॉरी। ये जो है उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो बिरसा मुंडा से संबंधित था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित था? तो झारखंड से संबंधित था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित था? तो झारखंड से संबंधित था। नील कृषकों के दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये शेरपुरा से गारो पहाड़ियों तक था। शेरपुरा से गारो पहाड़ियों तक था, ये असम में हुआ था। ध्यान रखेंगे, पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुरा से गारो पहाड़ियों तक जो है पागलपंथी विद्रोह हुआ था। फरियाजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दादू मियाँ थे। फरियाजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दादू मियाँ थे। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह 1820 में हुआ था। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी का मांग।
मुंगेर के बढ़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग था। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव बलि प्रथा या मोरिया, ठीक है, मानव बलि प्रथा को मोरिया कहा जाता था, ध्यान रखें, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मानव बलि प्रथा या मोरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजाति ने विरोध किया था, ठीक है। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को पराजित किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को पराजित किया था संथालों ने, मेजर बारो को पराजित किया था संथालों ने। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डायग्राम बना हुआ है, प्रमुख जनजातीय विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र। आइए इसको देखते हैं। तो ये है आपका चुआर जनजाति, राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था 1768 में। नाना भूमि एवं वीरभूमि पश्चिम बंगाल में, नान भूमि एवं वीरभूमि पश्चिम बंगाल में। हो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राजा पराहत, नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजा पराहत, हो विद्रोह। और 1820 से 1822 और 1832 ईस्वी तक सिंहभूम एवं छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता शिवराम और त्रिम्बक थे भील विद्रोह के। और ये 1818 से 48 ईस्वी तक खानदेश प्रभावित क्षेत्र था। खांसी ये राजा जो है तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और वीर मानिक, ध्यान रखेंगे, राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और वीर मानिक जो है खांसी विद्रोह किए थे। ये जो है 1829 से 1832 तक चला था। ये खांसी पहाड़ी, ये असम एवं मेघालय में हुआ था खांसी, ठीक है, असम और मेघालय में खांसी विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह तो बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण, कोल विद्रोह बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण नेतृत्वकर्ता, ये 1831 से 32 में हुआ था। 1831 से 32 में ये छोटा नागपुर के पहाड़ी में, ठीक है। रंपा विद्रोह तो अलूरा जो है, अलूरा सीता रारजू 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। खोंड का नेतृत्व चक्र बिश्नोई और ये 1846 से 48 और 1855 तक जो है, ये जो है खोंडमल उड़ीसा प्रांत में हुआ था, ठीक है, खोंडमल उड़ीसा प्रांत में हुआ था खोंड विद्रोह। संताल विद्रोह कहाँ का नेतृत्व करता? सिद्धू एवं कान्हू थे, 1855 से 56। ये राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ था। संताल विद्रोह राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ था। मुंडा विद्रोह ये बिरसा मुंडा ने किया था 1899 से 1900 ईस्वी तक, 1899 से 1900 ईस्वी तक ये छोटा नागपुर की पहाड़ी में हुआ था, ठीक है। भील विद्रोह ये दलित सिंह ने किया था। भील विद्रोह ये दौलत सिंह ने किया था, ध्यान रखेंगे, भील विद्रोह दौलत सिंह ने किया था 1914 से 15 ईस्वी, 1914 से 15 ईस्वी। और ये बसवाड़ एवं बसवाड़ा एवं डंगरपुर दक्षिणी राजस्थान, बसवाड़ा एवं डंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पबना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख ईशन चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे, ध्यान रखेंगे। पबना विद्रोह 1873 से 76 तक नेता थे ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। तो ये है आपको वेलुथम्पी ने
वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये केरल में किया था। ध्यान रखेंगे, केरल में किया था। नेक्स्ट है, भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर है? तो कोल्हापुर है। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर है? तो कोल्हापुर है। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल मालबर तट पे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल मालबर तट पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट मैप है तो इसको एक साथ देख लेंगे। यहाँ से देखते हैं। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लोसड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। गोविंदगिरी ने लोसड़िया विद्रोह आंदोलन गोविंदगिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लोसड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन का शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहरमल सेना के द्वारा साहिब पे। ध्यान रखेंगे, एक बार और देख लेते हैं। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन, ध्यान रखेंगे, कूका आंदोलन का शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहरमल सेना के द्वारा साहिब से। महाराष्ट्र से कौन सा विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था। ध्यान रखेंगे, भील विद्रोह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बिरसा मुंडा ने एक ईश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। बिरसा मुंडा ने एक ईश्वरवाद के स्थापना पर बल दिया था। एक ईश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था बिरसा मुंडा ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, किसान नागरिक विद्रोह, किसान और नागरिक विद्रोह। ठीक है, तो ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा विद्रोह हुआ है। तो विद्रोह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो इसको हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो आइए इसको भी देखते हैं। कूका विद्रोह 1840 से 72, नेतृत्व भगत जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह कूका थे। ध्यान रखेंगे, कूका विद्रोह जो है 1840 से 1872 ये पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं किनारे किनारे। उसके बाद गुजरात देखते हैं। गुजरात में कच्छ विद्रोह 1816 में हुआ था। नेतृत्व था भरतमल एवं झरेजा का। कच्छ विद्रोह 1816 में हुआ था, भरतमल एवं झरेजा। अब बघेर विद्रोह जो है 1818 में। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, जूम करने से अच्छा रहेगा, किनारे का एक एक देखते चलते हैं। ठीक है, अब स्पष्ट दिख रहा है तो देखते हैं। कच्छ विद्रोह 1816 में नेतृत्व भरतमल और झरेजा, और बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था। ठीक है, ये गुजरात में हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह। महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में। नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर, गडकरी विद्रोह। ठीक है, गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। गडकरी जो है मराठा किले के क्या थे? ये संरक्षक थे। इन्होंने गडकरी विद्रोह किया था 1844 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं।
रामोसी विद्रोह 1822 में रामोसी विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये पश्चिमी घाट पे रामोसी विद्रोह, ये नेतृत्व चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के थे। रामोसी विद्रोह 1822 में चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी विद्रोह के नेतृत्व करते थे पश्चिमी घाट। आइए नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक में जो है किटरू विद्रोह 1824 से 29 के बीच में नेतृत्व चेन्नम्मा एवं रयप्पा किटरू विद्रोह किए थे 1824 से 29 से कर्नाटक में। पालीगरो का विद्रोह 1801 में हुआ था। नेतृत्व कट्टावामान जो है इसके नेतृत्व करता थे। गंजम विद्रोह 1800 से 5 में नेतृत्व शंकर भंज ने किया था। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसको किसी को छोड़ेंगे नहीं, इसको एक एक चीज़ों को देखते चलते हैं। ये तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, पालगिरी और गंजम विद्रोह, पालगिरी का विद्रोह और गंजम विद्रोह ये जो हुआ था ये तमिलनाडु में हुआ था। आइए अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में हुआ था आपको रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था 1879 में। सीताराम राजू जो है नेतृत्व करता थे। उसके बाद जो है चेंचू आदिवासी आंदोलन हुआ था 1920 में। चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में हुआ था। मोतीलाल तेजावत जो है इसके नेतृत्व करता थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोया विद्रोह जो है आपको 1879 से 80 में नेतृत्व टोम्स सारो थे। उसके बाद पूर्वी गोदावरी यानी तेलंगाना में पूर्वी गोदावरी में जो है कोया विद्रोह हुआ था। ध्यान रखेंगे, कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी में हुआ था। उसके बाद आइए देखते हैं उड़ीसा में देख लेते हैं खोंड विद्रोह 1837 में। चक्र बिश्नोई जो है खोंड विद्रोह के नेतृत्व करता थे। पाइका विद्रोह उड़ीसा में 1817 में नेतृत्व बक्सी जगबंधु थे। और संभालपुर विद्रोह नेतृत्व सुरेंद्र सोई थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपको बंगाल में यहाँ दिया पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह 1770 में नेतृत्व सन्यासी थे या गिरी संप्रदाय के थे। ये गिरी संप्रदाय के सन्यासी गिरी संप्रदाय के थे। फकीर विद्रोह वो 1776 में होता है, ये भी पश्चिम बंगाल में ही फकीर विद्रोह। उसके बाद नेतृत्व मजनू शाह चिराग थे। उसके बाद पागलपंथी विद्रोह 1813 में करमशाह टीपू मीर के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह। उसके बाद जो है बिहार में आपको देख लेते हैं वहाबी विद्रोह बिहार में हुआ था। नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी थे। 1830 से 60 में वहाबी विद्रोह हुआ था। 1830 से 60 तक चला था और सैयद अहमद बरेलवी जो है नेतृत्व करता थे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ तक बिहार। अब यहाँ पे मणिपुर में देख लेते हैं। मणिपुर में फिर कुकी विद्रोह होता है 1717 में। वो कुका विद्रोह था, ये कुकी विद्रोह मणिपुर में होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद नागालैंड में आपको नागा विद्रोह होता है। रानी गैंडिलियू जो है 1931 में नेतृत्व करता थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं असम का देख लेते हैं। तो असम में ओम विद्रोह हुआ था 1828 में। गोमधर कुंवर जो है नेतृत्व करता थे। खांसी विद्रोह 1828 से 33 में राजा तीरथ सिंह जो है खांसी विद्रोह का नेतृत्व करता थे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चेरो विद्रोह 1801 में नेतृत्व भूषण सिंह थे। उसके बाद आपको देख लेते हैं बीच का भील विद्रोह 1820 से 25 में नेतृत्व दशरथ हरियम स्वराम थे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इधर आपको ये देख ही लिए लगभग समाप्त हो गया है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपको झारखंड में देखिए, झारखंड में जो है विद्रोह का सैलाब है। झारखंड में कोल विद्रोह 1831 में झारखंड में बुद्धो भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। संताल विद्रोह 1855 से 56 सिद्धू कानू ने किया था झारखंड में। खैरवार विद्रोह
1874 में, 1874 में, मुंडा विद्रोह 1899 में, ताना भगत आंदोलन 1914 में, जतरा भगत ने जो है ये ताना भगत का नेतृत्व किया था, जतरा भगत, ठीक है। उसके बाद आपका युआन एवं जुआंग विद्रोह, युआन एवं जुआंग विद्रोह 1867 से 68, रन नायक जो है नेतृत्व करता थे, रन नायक, ये झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया किसान नागरिक विद्रोह, ठीक है, मैप के माध्यम से बताया हुआ है। तो आराम से पढ़िए और मज़े लेते हुए पढ़िए, ठीक है। 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। गेगिनी नेनी रंगा बैकुला भारतीय स्वतंत्र सेनानी, सांसद, नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे, ठीक है। कौन माने जाते थे? तो गोगी नेनी रंगा बायकुलू, गोगी नेनी रंगा बायकुलू जो है भारतीय स्वतंत्र सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। गोगी नेनी रंगा बायकुल भारतीय स्वतंत्र सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में, ठीक है। मोपला विद्रोह प्रथम चरण में 1836 से 54 में, ये मालाबार में होता है मोपला विद्रोह, ठीक है। मालाबार तट पे ये इसके नेतृत्वकर्ता KN हाजी थे और अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था, 1 मिनट, ये अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने के लिए मोपला विद्रोह जो है इसका कारण था। अंग्रेजों द्वारा नई राज्य व्यवस्था जो लागू किया था अंग्रेज, इसके द्वारा मोपला विद्रोह हुआ था। ये मालाबार क्षेत्र में हुआ था 1836 से 1854 में। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। इसमें जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है, नील विद्रोह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है नेतृत्व करता थे। 1859 से 60 तक चला। 1859 यानी 1857 के क्रांति के बाद 1859 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और कारण था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, ठीक है। पावना विद्रोह जो था 1873 से 76, पावना विद्रोह ये बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। इसमें जो है ईशन चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय थे, ठीक है। ईशन चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय थे। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों को जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली था, ठीक है। इसका कारण पावना विद्रोह का था, ये बंगाल में हुआ था। और दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलपुरा एवं सतारा जिला में हुआ था। ये बाबा साहब देशमुख जो है इसके नेतृत्व करते थे। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलपुरा एवं सतारा जिले में ये प्रभावित क्षेत्र था। बाबा साहेब देशमुख जो है इसके नेतृत्व थे दक्कन विद्रोह का। कारण था इसका रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्जा अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंसे गए। कपास की गिरती कीमतों एवं अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि के कारण दक्कन विद्रोह हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह विद्रोह चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी में हुआ था, ठीक है। 1917 चंपारण, रामनगर, मोतिहारी और बेतिया और मधुबनी में, ध्यान रखेंगे बेतिया और मधुबनी में 1917 में। इसके नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे। तिनखटिया प्रणाली का विरोध में था। खेड़ सत्याग्रह, खेड़ा जो है खेड़ा गुजरात प्रभावित क्षेत्र था 1918 में। महात्मा गांधी जो है नेतृत्व करता थे खेड़ा विद्रोह का और वल्लभ भाई पटेल भी नेतृत्व करता थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किए जाना था। अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़ और रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद में हुआ था। झिंगुर लाल सिंह और बाबा रामचंद्र जो है इसमें थे। अवध किसान आंदोलन में झिंगुर लाल सिंह और बाबा रामचंद्र थे। अवध लगान एवं बेदखल अधिनियम लागू। अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी थी। एका आंदोलन 1921 से 22 में हुआ था।
बाराबांकी, हरदोई 12 इंच में, सीतापुर में। बाराबांकी, हरदोई 12 इंच और सीतापुर में एक आंदोलन हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी एक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। और लगान में वृद्धि के कारण मोपला विद्रोह द्वितीय चरण में 1921 में होता है। फिर मोपला विद्रोह ये मालाबार में होता है, ठीक है। और अली मुदलियार जो है मोपाल विद्रोह द्वितीय चरण में 1921 में इसके नेतृत्वकर्ता थे अली मुदलियार। और अधिक लगान एवं बेदखल के लिए बरदौली सत्याग्रह ये 1928 में होता है। और सूरत का बरदौली तालुका जो है प्रभावित क्षेत्र है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। लगान में बढ़ोतरी के कारण ये भी हुआ था। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 में हुआ था। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा और शेखुपुरा जो है प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह और मास्टर हरि सिंह और बाबा। सोहन सिंह भाकना, ज्वाल सिंह, तेज सिंह और मास्टर हरि सिंह बाबा जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। भू राजस्व में कटौती, ऋण के भुगतान में स्थगन तत्कालीन कारण था। अमृतसर, लाहौर भू राजस्व में पुनर्निर्धारण राजस्व को पुनर्निर्धारण नहर कर में वृद्धि था, ध्यान रखेंगे। तेगा भागा आंदोलन 1946 में हुआ था। दीनाजापुर और रंगपुर, जलपाईगुड़ी और मिदानीपुरी चौबीसा परगना में प्रभावित क्षेत्र है। कंपारामा सिंह और भवानी सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। बटाईदारों के निर्णय लिए कि वे जोतदारों को आधा के स्थान पर 1/3 उपज देंगे, इसलिए तेगा भागा आंदोलन हुआ था। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन ये तेलंगाना में हुआ था। सामूहिक नेतृत्व हुआ था। निजाम जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था। निजाम जमींदारों और साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ इसमें भारत की स्वतंत्रता के समय चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। आइए अब नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ये भी देख लेते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंग्टन ने किया था। तो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम चार्ल्स विलिंग्टन ने किया था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम, ध्यान रखेंगे। तथा कालिदास के प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। और कालिदास का प्रसिद्ध अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने और क्या किया था? तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। वाराणसी में प्रथम संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने किया था। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो लॉर्ड वेलिजली के द्वारा की गई थी। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलिजली के द्वारा 1800 वर्ष में की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा जो है 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। अंगल प्रज्ञा विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। अंगल प्रज्ञा विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु अंगलवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्रज्ञावादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा के संबंध में विख्यात है कि अधोमुखी निस्यांदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अधोमुखी निस्यांदन सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड थे। ध्यान रखेंगे, ऑकलैंड थे, ठीक है। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से समझती है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से संबंधित था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वुड घोषणा पत्र के सुझाव एवं कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1857 में। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 1857 में। मनुस्मृति एवं प्रथम ग्रंथ जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखेंगे। तो मनुस्मृति प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस स्थित रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी की सदस्यता